हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, देखो हम पढ़ रहे हैं हमारा पार्ट 7 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है किशोरावस्था की और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक इस पार्ट का लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि है जननात्मक स्वास्थ्य। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, इसमें काफी सारे टॉपिक थे। तो क्यों ना एक बार सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर ले, देख ले कि हमने किस टॉपिक में क्या चीजें पढ़ी हैं। तो चलो जल्दी से हम देख लेते हैं। उससे पहले अपन वो सारी चीजें देखेंगे, तब तक आप क्या करिए कि जल्दी जल्दी अपने सभी दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो चलिए फटाफट से लाइक और शेयर करिए। मैं चलती हूँ दूसरी स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर हम एक बार अपने पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को क्विक रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो देखो ये यहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स थे और मैं इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखने लग जाती तो आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने इन्हें पहले से ही लिख लिया है ताकि मैं फटाफट आपको क्या करा दूं, रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने जो अपने पार्ट 7 में पहला टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। इस टॉपिक में हमने जाना कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, क्या होता है और यौवनारंभ क्या होता है। ठीक है, हमने इसकी बात की। दूसरा टॉपिक देखें तो ये था हमारा यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। अब किशोरावस्था पार्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो भाई किशोरावस्था जो है हमारी एक एज है, एक क्या है, एक एज है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को, इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। तो जब यौवन आरंभ होता है तो उस समय में हमारे शरीर में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो देखिए होता यह है, सबसे पहले परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले हमें लंबाई में वृद्धि देखने को मिलती है। हमारी लंबाई जो होती है इस एज में बड़ी ही तेजी से बढ़ती है। फिर शारीरिक आकृति में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आपके शरीर की आकृति में भी कुछ प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। स्वर में परिवर्तन आता है, हमारा स्वर चेंज होता है और उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। अब जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं शरीर में, जो तेल ग्रंथियां हैं शरीर में, ये रहती तो पहले से है, लेकिन इनमें क्या आ जाती है, क्रियाशीलता आ जाती है और इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे जानेंगे जनन अंगों का विकास। तो हमारा उसके बाद का पॉइंट टॉपिक क्या था, जनन अंगों का विकास इस किशोरावस्था के दौरान होता है, इसी अवधि में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। तो हमें किस प्रकार की परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी जो आती है, मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक, मेंटल जो हमारा मैच्योर होता है, हमारी मेंटेलिटी भी क्या होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है, हमारी जो इंटेलिजेंस होता है वो भी थोड़ा सा बदलता है, उसमें भी थोड़े से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। साथ ही जो हमारे इमोशंस होते हैं उनमें भी थोड़ी सी क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो इस तरह के परिवर्तन जो है सिर्फ शरीर में ही नहीं, हमारे मानसिक, हमारे मन में, हमारे दिमाग में भी, हमारे सोच विचारों में, हमारे किसी चीज को क्या करने की, डिसाइड करने की क्षमता में, है ना, इन सब में भी हमें क्या देखने को मिलता है, इन सब में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए कि यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक क्या था। तो तीसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था गौण लैंगिक लक्षण। अब ये गौण लैंगिक लक्षण क्या है, तो कुछ परिवर्तन तो हमने यहाँ देख लिए, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में
जो क्या करते हैं, लड़का और लड़की को पहचानने में मदद करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसमें हम जानते हैं कि लड़के के शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं और लड़की के शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, जिससे वो दोनों में भिन्नता दिखाई देती है। आगे देखेंगे, चौथा हमारा जो टॉपिक था वो था जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अब हमारे शरीर में एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, और इन हार्मोन्स की जो जनन का काम है, इसमें इनकी क्या भूमिका होती है, इसको हमने इस टॉपिक में देखा था। ठीक है, उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक क्या था, मानवीय जनन काल की अवधि। अब मानव जो है, इंसान जो है, उसमें जनन काल क्या हमेशा चलता रहता है? जब वो पैदा होता है क्या वो तभी प्रजनन कर सकता है, जब वो मरता है उस समय तक प्रजनन कर सकता है? तो इसमें इनकी अवधि कितनी होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट देखेंगे, तो इसमें क्या था, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। अब संतति मतलब कि संतान, बच्चा, उसका लिंग निर्धारण कैसे होगा कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये कैसे पता चलता है, किस प्रकार से पता चलता है, इसको हमने इस टॉपिक में जाना। उसके बाद बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब कि 7th टॉपिक की, तो उसमें हमने पढ़ा लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। अब हमने क्या, जब यहाँ पे पढ़ा था क्या, चौथे टॉपिक में किसके बारे में, हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ हमने 2 तरह के हार्मोन्स पढ़े थे, एक एस्ट्रोजन था, एक टेस्टोस्टेरोन था। ठीक है, ये 2 तरह के हमने हार्मोन्स पढ़े थे। अब इन 2 हार्मोन्स को पढ़ लिया, क्या यही 2 हार्मोन्स पूरे शरीर में होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो अतिरिक्त अन्य हार्मोन है जो हमारे शरीर में होते हैं और किसी ना किसी रोग से हमें बचाते हैं, साथ ही किसी ना किसी कार्य में आते हैं, तो उनके बारे में हमने कहाँ पढ़ा, इस टॉपिक में पढ़ा। फिर देखिए हमारा 8th टॉपिक क्या था, 8th टॉपिक कि कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अब सिर्फ मानव में ही नहीं, जो कीट होते हैं, मेंढक जैसे जीव होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका एक जीवन चक्र चलता है। जब ये पैदा होते हैं उसी वक्त ये वैसे नहीं दिखते, अपने वयस्क की स्थिति में नहीं दिखता है। हमने पढ़ा था ना, इनमें क्या होता है, इनमें कायांतरण होता है। तो ये जो कायांतरण की पूरी प्रक्रिया है, इसमें भी क्या होता है, हार्मोन्स का योगदान होता है, और वो कैसे होता है वो हमने इस टॉपिक में पढ़ा था। उसके बाद जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक क्या है, जननात्मक स्वास्थ्य। क्या है, जननात्मक स्वास्थ्य। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इसमें हम जानेंगे कि हम किन किन चीजों को जानने वाले हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। तो यहाँ तक के सारे टॉपिक्स जो हैं, उम्मीद है आपको क्लियर होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इनमें से कोई भी टॉपिक छूट गया है, कोई पॉइंट छूट गया है, या आपके, अभी हम किस पे हैं, पार्ट 7 पे हैं, आपके पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई चैप्टर छूट गया है, कोई पार्ट छूट गया है, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसे आप समझ सकते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट पर जाना होगा, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट देखना होगा, और आपको सारी वीडियोस जो हैं वो अरेंज वे में मिल जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जो भी टॉपिक छूट गया है, या कुछ भी कोई चैप्टर छूट गया है, किसी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छूट गए हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए, या एनसीईआरटी सॉल्यूशन छूट गया है, तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। इसके साथ ही अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं जो 6 से लेके 12th क्लास तक में किसी भी क्लास में है, तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ वो यहाँ से फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा हो गया पास सारी चीज़ों के बारे में बात। तो अब चलते हैं हम कहाँ, अपने टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि आपने अब तक लाइक शेयर कर दिया होगा। ओके, और जो बच्चे हमसे आज ही जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, जैसे उनको नई आने वाली किसी भी वीडियो के बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो चलो करते हैं बिना देरी किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट। तो देखो, पहले हम क्या देखते हैं, व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। अब क्या, जो व्यक्ति है, कोई इंसान है, ठीक है, मानव लिख रही हूं, मनुष्य लिख देती हूं। अब मनुष्य में क्या, हम किशोरावस्था वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें लड़का भी आता है और लड़की भी आती है। अब इन दोनों का जो मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, ये दोनों ही विसंगति मुक्त होने चाहिए। विसंगति मुक्त मतलब कि इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए, है ना। मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज गड़बड़ होती है तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा। कैसे, अगर उसका शरीर स्वस्थ है, मतलब जिसकी उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, शरीर में अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं, वजन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, मतलब पूरी तरीके से शारीरिक जितने परिवर्तन है वो सब बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मन से वो बीमार है, ठीक है, मन से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अभी भी बच्चों जैसी बातें कर रहा है, बच्चों जैसे कर रहा है कुछ, या फिर कि बहुत ज्यादा ही चुप रहने लग गया, है ना, तो ऐसी किसी चीज में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, ऐसा कुछ हो गया, मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब कि वो अभी भी रोगी कहलाएगा, रोग तो है उसमें, वो स्वस्थ हम उसे नहीं कहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से तो स्वस्थ है, मन से तो वो बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन उसकी शारीरिक परिवर्तन जो है, शारीरिक स्थिति है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा नहीं है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी हेल्थ नहीं बढ़ रही है, धीरे धीरे वो कमजोर होता जा रहा है, ठीक है, तो ये भी चीज हम क्या उसको स्वस्थ नहीं कह पाएंगे। तो कोई भी मनुष्य हो, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थिति कैसी होनी चाहिए, दोनों ही स्थिति, दोनों ही रूप में वो कैसे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है, तभी ये उनका अच्छा स्वास्थ्य कहलाएगा। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब अगर हम शरीर की बात करें तो सबसे पहले जब हम स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो हम मानसिक से पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं कि शारीरिक रूप से जो है वो क्या होना चाहिए, उन्हें स्वस्थ होना चाहिए। और अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की बात करें तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए संतुलित आहार आवश्यक है। क्या आवश्यक है, संतुलित आहार। अब ये संतुलित आहार क्या होता है, तो भाई बचपन में तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, ठीक है, 6-7 क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है कि संतुलित आहार क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी भूल गए हो। तो हमारे खाने में क्या होते हैं, कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, और क्या होते हैं, और बताइए, वसा, ठीक है, खनिज, ठीक। तो क्या होते हैं, हमारे खाने में कुछ पोषक तत्व होते हैं। तो संतुलित आहार वो कहलाता है जिस आहार में, जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा हो, प्रोटीन की मात्रा हो, विटामिन की भी मात्रा हो, वसा की भी मात्रा हो और खनिज की भी मात्रा हो। तो ये सब का जो मिला जुला मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, वो संतुलित आहार कहलाता है। मतलब हमें इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप बाकी सारी चीजें ले रहे हो पर प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और फिर आपको क्या एक रोग देखने को मिलेंगे। आपके शरीर में ऐसे रोग हो जाएंगे जो प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, तो शरीर की वृद्धि रुक सकती है, तो प्रोटीन क्या हो जाएगा वहां पे जरूरी है। प्रोटीन हमने ले लिया, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, तो हो सकता है हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी वाली बीमारियां हो जाए, वसा की से कमी की बीमारी हो जाए, विटामिन से कमी की बीमारी, तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए हमारा जो संतुलित आहार है वो एक ऐसा आहार होना चाहिए जिसके अंतर्गत ये सारी चीजों की मात्रा एक संतुलित रूप से हो। ऐसा ना हो कि कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी मात्रा है, बाकी सबकी कम कम है, नहीं। कार्बोहाइड्रेट की भी एक लिमिटेड मात्रा, संतुलित मात्रा होनी चाहिए,
प्रोटीन, विटामिन, वसा सभी की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। और ऐसा जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और जो व्यक्ति संतुलित आहार करता है उसका शरीर जो रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, स्वस्थ रहता है। आगे देखेंगे, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। अब भाई भोजन तो आपने अच्छा ले लिया है ना, आहार तो खा लिया, ये सारी चीजें तो ले ली, पोषक तत्व भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें आवश्यक है, उसके साथ स्वच्छता, ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें व्यायाम, अब मान लीजिए कि आपने भोजन तो बहुत अच्छा ले लिया लेकिन आपके शरीर में आपने स्वच्छता नहीं बनाए रखी। अब स्वच्छता नहीं बनाए रखने से क्या होगा, आपका शरीर गंदा है, ठीक है, तो आपको कुछ त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग देखने को ना मिले। अब मान लीजिए आप अंदर से तो स्वस्थ हैं, अंदर से आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बाहर से, क्योंकि जब हम गंदगी बनाए रखते हैं अपने शरीर में तो हमें क्या होता है, हमारी स्किन, हमारी त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और कभी कभी तो हमें क्या, पेट से संबंधित रोग भी होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जब हाथ गंदे रहते हैं, हम हाथ नहीं धोते, तो हाथ में क्या होते हैं, बहुत सारे तरह तरह के जीवाणु, विषाणु, ये सारी चीजें हमारे हाथों में लगे रहते हैं। और जब हम भोजन करते हैं, किसी चीज को खाते हैं, तो इसके द्वारा क्या होते हैं, हम हमारे पेट में चले जाते हैं और अंदर जाके क्या करते हैं, बीमारियों को बढ़ाते हैं, रोग को बढ़ाते हैं। तो स्वच्छता ना रखने से हम क्या हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, अभी मैंने बताया, हमें त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, हमें पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है, किसी न किसी तरह के रोग तो होंगे। तो स्वच्छता भी बनाए रखनी है हमको, नियमित रूप से स्वच्छता और सफाई का भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर जो है वो किसी भी प्रकार से, हमें शरीर का कोई भी कोना जो है वो गंदा ना रह जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, सफाई हम बनाए रखें, हम रोज नहाएं, हाथ पैर धोएं, बाहर से कभी भी आए तो सबसे पहले हाथ को साबुन से धोएं, ठीक है, पैरों को धोएं, हो सके अगर आपको ऐसा लगता है तो चेहरे भी धोएं, क्योंकि किशोरावस्था के टाइम पे क्या अभी हमने पढ़ा, जो हमारी स्वेद एवं तेल ग्रंथियां होती हैं वो क्या करने लग जाती हैं, वो क्रियाशील हो जाती हैं, तो पसीना और तेल जो होता है वो शरीर से उसका स्रवण होने लग जाता है। तो आप अगर मुंह धोएंगे तो क्या होगा, तेल भी निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे तेल के साथ, जैसे तेल जब ऑयल, हमारी स्किन में ऑयल आने लग जाता है ना, वो ऐसे नहीं दिखता कि बहुत सारा तेल निकल रहा है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बाहर के धूल के कण होते हैं वो चिपकते चले जाते हैं। अब हमको ऐसे फील नहीं होते लेकिन वो होते हैं। जब हम मुंह धोएंगे तो वो निकल जाएंगे, तो हमारे चेहरे पे होने वाले जो पिंपल्स हैं उनमें भी क्या आ जाएगी, उनमें भी कमी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्वच्छता बनाकर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, व्यायाम। व्यायाम कैसा, शारीरिक व्यायाम, ठीक है। कैसा व्यायाम, शारीरिक व्यायाम। इसमें हम क्या कर सकते हैं, खेल कूद, बाहर खेल सकते हैं आप, है ना, अपने शरीर को जितना ज्यादा क्या बना सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं। आप जितने ज्यादा फिजिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे, मतलब क्रियाशील, ठीक है, अपने आप को क्रियाशील बना करके आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमें तो नहीं आता ना व्यायाम करना, कौन से व्यायाम करना, कोई बात नहीं, आप ऐसे खेल कूद चूज करो जिसमें क्या हो रहा है, आपके शरीर में एक्टिविटी, एक्टिव हो रहा है आपका शरीर क्रियाशील है। अगर आप घर में बैठ के 1-1.5 घंटा क्या कुछ चीज, किसी कंप्यूटर पे, किसी मोबाइल पे गेम खेलते हो, तो आप उसे रिप्लेस कर दो कि मैं इस पे नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं व्यायाम तो करता नहीं हूँ या करती नहीं हूँ, तो मैं क्या बाहर जाके खेलूंगा, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, इस तरह के गेम खेलेंगे। इस तरह के गेम भी नहीं खेलना है तो हम कुछ दौड़ भाग वाले गेम खेलेंगे, जिसमें क्या है, हमारे शरीर को क्या करना पड़ रहा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम इस तरह के गेम खेलेंगे, इस तरह के खेलों को खेलेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑटोमेटिक व्यायाम हो जाएगा।
जो नहीं कर सकते, जिनको पता है कि व्यायाम किस तरीके से किया जाता है, तो वो कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज ले सकते हैं और उनसे डेली व्यायाम कर सकते हैं। अब नियमित रूप से जब व्यायाम करेंगे तो क्या होगा कि जो भोजन हमने खाया है वो बैठे बैठे स्टोर नहीं हो रहा है, उस ऊर्जा को हमें खर्च भी करना है। ठीक है, तो क्या होगा जब हम व्यायाम करेंगे तो हमारा जो खाने का क्या होता है, हमारे खाने का जो पाचन होगा वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। खाने का पाचन अच्छे से होगा, तेजी से होगा, तो हमको और भूख लगेगी, हम और पोषण लेंगे और इस तरीके से क्या है, हमारा जो शरीर है उसमें वृद्धि भी देखने को मिलेगी, साथ ही वो कैसा हो जाएगा, स्वस्थ भी हो जाएगा। तो स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ संतुलित आहार ही नहीं आवश्यक है, बल्कि उसके साथ साथ अपने शरीर की स्वच्छता रखना, जो नियमित व्यायाम है, ये सब करना भी क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आगे देखो, किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। अब अगर हम बात करें, वैसे तो ये हमारे लिए हमेशा ही जरूरी है, लेकिन जब किशोरावस्था का समय होता है उस समय पे हमारा शरीर क्या कर रहा होता है, वृद्धि कर रहा होता है। अगर हम उस समय ज्यादा व्यायाम अच्छे से करेंगे, ऐसा कोई खेल कूद करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा शरीर एक्टिव हो जाएगा, तो इस समय पे क्या है, शरीर तो ऑलरेडी वृद्धि कर रहा है, उसको हम थोड़ा, अब जैसे मान लो कि आग जल रही थी, ठीक है, अब आग जल रही है, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, और लकड़ी डाल दें, ठीक है, या अगर हम मिट्टी का तेल डाल दें, कोई ऐसी चीज डाल दें जो क्या दे, उसको और ज्यादा ऊर्जा दे, तो वो और तेज जलने लग जाएगी, है ना। तो ऐसे जब किशोरावस्था में हमारी वृद्धि हो ही रही है, अगर हम उसमें अच्छे पोषक तत्व, स्वच्छता रखें, नियमित व्यायाम करें, ये सब चीजें और अच्छी चीजें ऐड कर देंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, तो उस समय पे ये सारी चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखें, अब हम एक एक करके जानेंगे कि किस प्रकार की चीजें हमें करनी चाहिए और किस किस चीजों से हमारा शरीर जो है वो कैसा रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। पहले हम देखते हैं किशोर की पोषण अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो किशोर की पोषण अवस्थाओं की बात करें तो देखो, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। अब कौन सी है भाई, हमने पहले ही देख लिया था कि किशोरावस्था में क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, हमारा विकास भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब इस समय पे जो किशोर है उसको क्या, अपना जो भोजन है, अपना जो आहार है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लेना चाहिए। किसी भी चीज में ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज की कमी अपने शरीर में कर ले, क्योंकि इस उम्र में क्या थोड़े से नखरे भी हमारे होने लग जाते हैं, है ना, कि हमको ये चीज नहीं खाना है, हमको ये चीज नहीं खाना है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर का खाना छोड़ के पैक्ड फूड खाना शुरू कर देते हैं, चिप्स खाने लगते हैं, चॉकलेट्स खाने लगते हैं, बिस्किट्स, नमकीन, बाहर के जंक फूड, ये सब खाना शुरू कर देते हैं। तो हमको ये नहीं करना, हमारा जो आहार नियोजन है ना उसको संतुलित करना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसको हमें सावधानी पूर्वक देखना है कि क्या हम खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे हैं। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यही बताई थी कि जो संतुलित आहार है क्या है, इन सभी चीजों का, सभी पोषक तत्वों का जिसमें समावेश हो, जिसमें वो सभी हों। ठीक है, हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। अब अगर हम नॉर्मल एक संतुलित आहार की बात करें, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम इन सारी चीजों को किस प्रकार से अपने खाने में ले सकते हैं, है ना, हमारे घर में तो बस सिंपल सा खाना बनता है जो क्या है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, है ना। तो आपने बोला कि हमारे यहाँ मैम ये हमारी थाली है जिसमें यहाँ पे क्या है, चावल, यहाँ पे एक कटोरी रखी थी जिसमें क्या है, दाल, यहाँ पे एक कटोरी है जिसमें क्या रखा है, सब्जी, यहाँ पे गोल गोल क्या रखी हैं, रोटियां, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या रखे हुए हैं, सलाद। अच्छा, दही तो सबके घर मिल सकती है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाता है, दही। ठीक है, मान लो आपके खाने में इतनी चीजें,
ये तो एक सिंपल सबके यहाँ मिल जाता है भाई, चावल सबके बनता है, रोटी सबके, दाल सब्जी सबके बनता है, दही सबके बनती है, और सलाद भी कभी कभी मौसम के अनुसार सब लेते ही हैं। वैसे तो इनको 12 महीने लेने चाहिए, है ना, लेकिन कुछ लोग क्या, कुछ समय समय के अनुसार, मौसम के अनुसार मिलते हैं। तो अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारा जो भारतीय भोजन है ये एक संतुलित आहार है। अगर कोई बच्चा इस प्रकार का भोजन ले रहा है तो वो संतुलित आहार ही ले रहा है, उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यार अब ये संतुलित आहार क्या है। ठीक है, ये जो भोजन अगर कोई भी बच्चा खाता है इतना, तो ये एक बहुत ही अच्छा संतुलित आहार है, ये आपकी वृद्धियां। अब इसमें क्या है, इसमें सबकी मात्रा होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने चावल ही चावल ले लिए, बहुत सारे, रोटी नहीं ली, तो इसमें किसी भी चीज में कमी नहीं करनी, सबकी संतुलित मात्रा लेनी है। देखो दाल जो है ये क्या दे रही है, हमें प्रोटीन दे रही है। ठीक है, कैसे हुआ ना, क्या आप सोचने में ये भी आ रहा होगा कि इतने सारे जो पोषक तत्व लिखे हैं ये कैसे मैम? दाल हमें प्रोटीन देती है, रोटी में क्या हो गया, रोटी में हम मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ठीक है, चावल में आ जाएगा हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सब्जी में क्या आ गए, सब्जी में आ गया हमारे विटामिन। अगर हरी सब्जी है तो ये क्या देगी, विटामिन। इसमें क्या हो गए हमारे रुक्षांश, फाइबर। दही में क्या हो गया, वसा। साथ ही इसी के अंदर क्या, खनिज भी है, कैसे, कैल्शियम। ठीक, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें कुछ फाइबर्स मिल जाते हैं अगर ये मिक्स अनाज से बनी हो तो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको ये सारी चीजें, सारे जो पोषक तत्व हैं वो आपको आपके इस भोजन की थाली में देखने को मिल जाएंगे, सारे पोषक तत्व। ठीक, प्रोटीन हो गया, यहाँ पे मैंने प्रोटीन नहीं लिखा, लो, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, रुक्षांश हो गए, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सब चीजें मिल गई, है ना। तो ये सारी चीजें मिल करके क्या बना रही हैं, एक संतुलित आहार को बना रही हैं। तो संतुलित आहार के लिए कोई नई चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी जो भारतीय थाली होती है ना उसी में सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है, इसको वो कर दूं, ठीक है, क्लियर करूं, चलें आगे। अब देखो, दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। अब अगर हम दूध की बात करें ना, तो दूध में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि ये अपने आप में ही क्या है, एक संतुलित भोजन कहलाता है। इसके अंदर वसा भी होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें क्या खनिज भी होते हैं। तो ये क्या है, दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन कहलाता है। फल भी हमें पोषण देते हैं। फल की बात करें तो इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें विटामिन मिलता है। तो हमें अपने खाने में, अपने डेली की लाइफ में हमको एक फल तो शामिल करना ही चाहिए। हम बहुत फल नहीं खाते तो कोई भी एक फल तो हमें अपने डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए। दूध भी हमें लेना चाहिए क्योंकि इससे भी क्या है, हमको बहुत सारे खनिज मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, फैट मतलब वसा मिलता है। ठीक है, शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पैदा होते हैं, ठीक है, जो कुछ खा पी नहीं सकते, है ना, क्या लिखूं, नवजात से 6 महीने तक के बच्चे, इनको डॉक्टर बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, ये दूध पीते हैं। ठीक है, ये कुछ खा नहीं सकते क्योंकि इनके दांत तो होते नहीं है, तो कोई हार्ड चीज तो ये ले नहीं सकते। और दूसरी चीज, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इतना ज्यादा अभी क्या नहीं हुआ, इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ कि वो किसी हार्ड चीज को पचा पाए। तो क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात जो होता है, जो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 6 महीने तक के बच्चों को तो कहा जाता है कि वो क्या, माँ का दूध पियेंगे। ठीक है, अब उनको इससे पोषण कैसे मिल रहा है, सोचने में आना चाहिए ना कि वो तो कुछ खाते पीते भी नहीं है, संतुलित आहार तो वो नहीं ले रहे, लेकिन वो छोटे से जब पैदा होते हैं तो कितने छोटे से दिखते हैं, जब 6 महीने के हो जाते हैं तब वो कितने बड़े हो जाते हैं ना, मतलब बहुत बड़े नहीं हो जाते, लेकिन जब पैदा हुए थे उससे तो ज्यादा वृद्धि कर लेते हैं, उनकी लंबाई भी बढ़ जाती है, उनके शरीर में वो क्या, उनका वजन भी बढ़ जाता है। तो ये कैसे हो जाता है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो दूध होता है वो अपने आप में एक क्या होता है, संतुलित आहार होता है, और इसी से उनको क्या होता है, उनको संपूर्ण पोषण मिल जाता है जिसकी वजह से उनकी वृद्धि होती है। आगे देखेंगे, लोह मतलब कि आयरन
तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अब अगर हम आयरन की बात करें, आयरन क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी बताओ। तुम लोग जवाब नहीं देते हो, है ना। मैंने कमेंट सेक्शन में सब चेक करती हूँ, आप लोग बिल्कुल भी जवाब नहीं देते हो किसी चीज का अगर मैं बीच में कोई क्वेश्चन पूछूं तो, और ना ही मुझे लाइक शेयर दिखाई देते हैं। आप आते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। चलो भाई, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, जितने बच्चे अभी बाद में आए हैं, ये जो शुरू से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने लाइक शेयर नहीं किया है, तो भाई फटाफट से लाइक कर दो ना, क्या ही जाता है ना। फ्री में तो करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई चार्जेस लग रहे हैं आपके, तो फटाफट से लाइक करो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, है ना। तो चलो, तो अब मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जो आयरन है, जो लोहा है, ये क्या है, एक तरह से तत्व है, एक खनिज तत्व है मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्या होगा, ये हमारे शरीर में कहाँ होता है, हमारे रुधिर का निर्माण करता है, मतलब हमारे रक्त का निर्माण करता है ये तत्व, ठीक है। और ये होता किस में है, किन खाने में, कैसी चीजें खानी चाहिए, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें आयरन होता है, गुड़ की बात करें तो उसमें आयरन होता है, मांस की बात करें उनमें आयरन होता है, संतरा, आंवला, इन सब में क्या होता है, आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। और ये किशोर जो है ना, किशोरावस्था, टीनेजर्स जो हैं, उनके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके शरीर में उस समय क्या हो रही होती है, वृद्धि हो रही होती है। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। अब जैसे जो बच्चे चिप्स खाते हैं, पैक किए हुए, पैक्ड फूड होता है ना, क्या खा रहे हो आप, चिप्स खा रहे हो, बहुत ज्यादा पैक्ड फूड खा रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनमें क्या नहीं है, इनमें पोषक तत्व नहीं है, इनमें क्या नहीं है, इनमें पोषक तत्व नहीं है। कैसे, देखो बताओ, कोई आलू का चिप्स लिया आपने, ठीक है, आलू के चिप्स में, आलू जो है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है, मतलब कि हम मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या होता है, क्या आपको प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, वसा मिल रहा है, वसा मान लेते हैं, इसमें तेल होता है, तेल से सिकता है ना, तो वसा होता है, लेकिन ये वसा जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसके साथ साथ इसमें जो एक टेस्ट आपको मिलता है, प्रिजर्वेटिव वगैरह डाले होते हैं, कुछ ऐसी चीजें डाली होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो सारे पोषक तत्व क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, नहीं देखने को मिल रहे, तो इसमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते। जो पैक्ड फूड है ना, उनमें भी हमें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, टेस्टी लगते हैं, ओके, समझ आ रहा है, लेकिन एक लिमिट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें इनसे अपना पेट भरना शुरू कर देना चाहिए, हमें अपना संतुलित भोजन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही हमको अपनी कोई मील भी नहीं छोड़नी चाहिए, किसी टाइम का खाना है, जैसे कि जो हमें कहा जाता है ना, हमें अपना ब्रेकफास्ट, नाश्ता लेना चाहिए, फिर दोपहर का खाना खाना चाहिए और रात का खाना खाना चाहिए। इस बीच में भी अगर आपको भूख लगती है तो आप फल ले सकते हैं, ठीक है, आप क्या ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ऐसी चीजें ले सकते हैं, और इनसे क्या कर सकते हैं, अपनी भूख को मिटा सकते हैं। इसके अलावा आप ये तीनों चीजों में आप हेल्दी चीजें लीजिए, पोषक तत्व वाली चीजें लीजिए। इसके अलावा भी अब आप अगर कभी चिप्स खा लेते हैं तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आप अपने पोषक तत्वों की पूर्ति तो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनसे ही पेट भरना शुरू कर दें, ये तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास एक क्रियाकलाप आ जाती है भाई, क्रियाकलाप 7.4। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए, उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन, मतलब कि बीता हुआ जो दिन था उसमें आपने नाश्ते में खाए थे, दोपहर के भोजन में खाया और रात के भोजन में खाया,
उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। अब आपको क्या करना है कि अपने दोस्तों का ग्रुप लेना है और आपको पिछला जो बीता हुआ दिन था, ठीक है, उसमें क्या करना है, नाश्ता, ऐसे 3 कैटेगरी डिवाइड करनी है। नाश्ता, दोपहर का भोजन और एक क्या कॉलम बन जाएगा, रात्रि का भोजन। ठीक है, ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं और फिर आपको क्या करना है, कल आपने नाश्ते में क्या खाया, मान लो पोहा खाया तो आप बोलोगे पोहा। दोपहर के भोजन में क्या खाया, तो आपने बोला कि मैंने तो क्या खाया, दाल चावल रोटी सब्जी। और रात के खाने में क्या खाया, तो रात के खाने में आपने कहा कि मान लो आपने खिचड़ी या दलिया ऐसी कोई चीज ली। ठीक है, अब आपने बोला, अब आपके किसी और दोस्त ने बोला कि सुबह उसने नाश्ते में क्या लिया, तो उसने बोला मैंने तो लिए नमकीन एंड बिस्किट। दोपहर के भोजन में उसने बताया कि उसने खाया क्या, क्या ले लें, क्या खाते हैं आपके दोस्त, बताओ जल्दी। मैं यहां पर ले लेती हूं छोले भटूरे। ठीक है, और रात के खाने में क्या खाया, तो रात के खाने में मान लो उसने खाया जो कि बहुत सारे बच्चे खाते हैं। ठीक है, और ये कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे रात के खाने में नहीं पर मैक्सिमम टाइम खाते हैं क्या, मैगी। ठीक है, तो हमने ले लिया कि उसने रात के खाने में मैगी खाया। अब चलो फटाफट से बताओ कि ये वाला खाना जो उसने, जिस बच्चे ने खाया, ये इसने अच्छा आहार लिया या फिर इसने अच्छा आहार लिया। आपको यही बताना है कि समुचित वृद्धि के लिए कौन सा वाला भोजन जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, इसने ये वाला जो खाना खाया वो उससे उसकी वृद्धि होगी या फिर ये वाली चीजें जो उसने खाई इसमें उसकी वृद्धि होगी। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो इस तरह की लिस्ट आप बना सकते हो और भी ज्यादा दोस्तों से पूछ सकते हो और आपको देखना है कि किसने अच्छा खाना खाया है, संतुलित आहार वाला, और किसने जंक फूड वाला। एक और क्रियाकलाप आती है हमारे सामने 7.5। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि चित्र से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए। ठीक है, कैसा पोस्टर, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। अब ये तो वही क्लास एक्टिविटी है कि इसमें आप क्या करो, एक चार्ट प्रिपेयर करो, पोस्टर प्रिपेयर करो, जिसमें आप क्या, जो किशोर के आहार संबंधी चीजें हैं, जैसे कि जो भोजन है जो उन्हें लेना चाहिए, इन सारी चीजों के फोटोज लगा सकते हो। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, आप एक विज्ञापन भी बना सकते हो और इसी विषय पर कुछ प्रतियोगिता टाइप, कुछ क्विज टाइप का भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। अब फोटोज कैसे, हमें सब्जियां किस प्रकार की लेनी चाहिए, तो देखो इसमें क्या हरी सब्जियां ज्यादातर दिख रही हैं, मांस है ना, तो इस तरह के फोटो लगा के आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। इसके आगे देखो आपको देखेंगे फल, दूध एवं अंडे, ये सब क्या है, भोजन के पोषक पदार्थ है, खाद्यान्न, अनाज जो है। ठीक है, तो ये सारे तरह के फोटो लगा के आप अपनी क्या बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, विज्ञापन तैयार कर सकते हो। आगे चलिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, पोषण अवस्था को तो समझ लिया आपने। अब हम जानते हैं किसके बारे में, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में। अब हमारे शरीर को क्या, पहला हमने क्या जाना था, ये पोषक तत्वों की जरूरत है, मतलब कि अच्छे आहार की जरूरत है, हमने वो जान लिया। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में कि व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 बार स्नान करना चाहिए। अब वैसे तो क्या है, 2 बार नहा लेना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम को, है ना, क्योंकि हमारी जो स्वेद एवं तेल ग्रंथियां होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है और उसकी वजह से हमको नहीं पता चलता, लेकिन हमारे शरीर में पसीना और जो तेल होता है ना वो रिसता रहता है, उसका स्रवण होता रहता है। ठीक है, तो वैसे तो 2 बार नहाना चाहिए, लेकिन अगर आप 2 बार नहीं नहा रहे हो तो एक दिन में 1 बार तो भाई नहाना ही नहाना है।
ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं अपनी खेल कूद में या मस्ती में कि ठीक है कल नहा लेंगे ऐसा करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डेली क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे शरीर से पसीना और जो तेल है इसकी सफाई 24 घंटे में एक बार होना तो आवश्यक है, नहीं तो क्या होगी, परत चढ़ती चली जाएंगी। ठीक है। ये किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। इसीलिए तो मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है इस समय पे जो किशोर अवस्था में है बच्चे, उनमें क्या होता है, जो स्वेद ग्रंथियां होती हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जब ज्यादा पसीना आने लग जाएगा तो क्या होगा, पसीने में एक तरह की गंध होती है और फिर आपके शरीर से भी उस तरह की गंध आना शुरू हो जाएगी। आप नहाएंगे धोएंगे तो वो क्या होगा, वो साफ होते चला जाएगा और आपके शरीर में इस प्रकार की कोई भी गंध नहीं रहेगी। ठीक है। आगे देखो, शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस हमने पानी डाला और नहा के बाहर निकल आए, ठीक है, ऐसे नहीं नहाना है। अपने शरीर के जितने भी भाग हैं, है ना, हाथ पैर उंगलियों के यहाँ तक कि बीच में भी, हर जगह अपने शरीर के हर छोटे से छोटे भाग से लेके बड़े से बड़े भाग तक, हर भाग जब आप स्नान कर रहे हैं तो सभी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, सभी भागों को भली प्रकार से धोना चाहिए। ठीक है। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। अब अगर आप इस प्रकार की सफाई नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो आप में क्या हो सकते हैं, आपके शरीर पे जीवाणु संक्रमण हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको त्वचा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। ओके, आगे देखें। अब ठीक है, सबकी बात होगी। अब लड़कियों की बात करें तो लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब लड़कियों में अगर जैसे जब उनके मेंस्ट्रुएशन चल रहे हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि उनको और अधिक सफाई रखने की जरूरत होती है। ठीक है। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। अब भाई क्या करना है, इसका एक चक्र होता है, जो कि बताया था कि एक टाइम होता है ना, ये क्या एक साइकिल चलती रहती है। तो हमें क्या है, अपनी डेट्स को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम से हम क्या हुआ, हम डर गए, हमें ऐसा लगा कि ये क्या होने लग गया, ऐसी चीजें नहीं। हमें इन सब चीजों के लिए क्या करना है, तैयार रहना है और साथ ही अपने शरीर को स्वच्छ भी रखना है। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड्स इत्यादि का उपयोग करना है। इसके साथ ही हमें क्या करना है, हमें भाई देखो गंदगी तो रखनी नहीं है, तो जो साफ सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं उनका प्रयोग करना है। साथ ही जो घर पे बने हुए अच्छी क्वालिटी के पैड्स होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। आवश्यकता अनुसार हर 4-5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदले। अब इनका भी क्या होता है, एक टाइम होता है। तो हमें देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, जीवाणु संक्रमण, है ना, अभी जीवाणु संक्रमण की बात की। तो ये जो संक्रमण होते हैं ना, ये बहुत सारे तरह से हो सकते हैं। अब जब हम गंदगी रखेंगे ना तो हमको क्या, कई तरह के संक्रमण देखने को मिलेंगे। नहाएंगे धोएंगे नहीं तो हमें स्किन से रिलेटेड क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शंस हो जाएंगे। इसी तरह से क्या है, इसमें भी एक टाइम लिमिट रहती है। तो हमें 4 से 5 घंटे के अंदर क्या करना है, जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं या फिर जो पैड्स आप यूज कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। ओके, चलो अब हमने क्या किया, हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। एक कौन सा था, एक था हमारे पोषक तत्व वाला, है ना, पोषक तत्व हमारे आहार में होने चाहिए, और दूसरा क्या, स्वच्छता। तो ये 2 टॉपिक जो थे हमने कर लिए। अब आ जाती है बारी किसकी, व्यायाम की। ये हमने स्टार्टिंग में 3 टॉपिक देखे थे ना, तो अब बारी किसकी आ जाती है, अब आ जाती है शारीरिक व्यायाम की बात। तो शारीरिक व्यायाम में क्या, तो देखो, ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। अब अगर आप ताजी हवा में, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, घर के अंदर आप कितने देर तक बैठे रहोगे, बाहर जाओगे तो आपको अच्छी ताजी ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, आसपास अगर पेड़ पौधे हैं तो ताजी हवा में टहलोगे तो भी आपका शरीर क्या रहेगा, चुस्त रहेगा, आपके मन को भी अच्छा लगेगा, है ना। कभी ऐसा ट्राई करके देखो ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें मजा नहीं आने वाला, तो एक बार जाके देखो 1-2 दिन,
उसके बाद आपको कैसा फील होता है आपको खुद ही पता चल जाएगा, आपको खुद ही मजा आने लगेगा, खुद ही मन करेगा कि यार चलो चलते हैं थोड़ी देर पार्क में या किसी गार्डन में या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं और अच्छी मैदान टाइप का है, तो वहां पर खेलने या टहलने चलते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर आप खेलेंगे भी तो इनसे क्या होगा, हमारा जो शरीर रहेगा वो चुस्त और दुरुस्त रहेगा। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। अब इसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए हैं कि भाई बाहर खेलने की बात है तो सिर्फ लड़के ही खेलेंगे और लड़कियां नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही जो व्यायाम है वो बहुत आवश्यक है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों के ही लिए ये कहा जा रहा है कि उनको टहलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए या फिर बाहर जाकर के खेलना चाहिए। कुछ भी हो, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, अपने शरीर को क्या क्रियाशील बनाए रखना है। तो उसके लिए आप दोनों के लिए ही ये क्या है, ये दोनों चीजें आवश्यक है। ओके, अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या आता है, भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं करें और ना करें। अब कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर ऐसी असत्य झूठी अवधारणाएं हैं, कुछ ऐसी अफवाहें होती हैं ना जो उड़ा दी जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे फैलती चली जाती हैं। तो ऐसी कुछ भ्रांतियां अवधारणाओं की बात हो रही है और उसके लिए कहा गया है कि उनको करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो देखो आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी, अब देखो अभी अपन ने जनन संबंधी जितनी बातें थी है ना, किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कैसे चीजें होती है, अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है। अब अगर हम बात करें, ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। अब कुछ ऐसी असत्य अवधारणाएं हैं जो हमारे घरों में भी चली आती है ना, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने सुन के रखा है, हमारी दादी नानियाँ, ठीक है, कभी कभी यहाँ तक कि हमारी मम्मियाँ भी, क्योंकि वो वही सुन के आई होती है नानी दादी के द्वारा। तो कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं, कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो पुराने टाइम से लोगों ने सुनी हुई है और अब हम जब बड़े होने लग जाते हैं तो वो हम पे भी वो सारी चीजों को थोपना शुरू कर देते हैं, हमसे भी उसी तरह के काम करवाना या करने को कहने लगते हैं। तो ऐसी अवधारणाएं जो हैं, जो पुराने जमाने से लोग सुनते हुए आ रहे हैं और उसमें कोई भी ऐसी वैज्ञानिक चीजें नहीं निकल के आती या कोई भी तरह से वो हमें सच नहीं लगता, हमें गलत लगता है कि क्या है, ये एक तरह की अफवाह है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दादी नानी कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो उसको नहीं मानो, नहीं, अच्छी बात बता रहे हैं उनको मानना है, लेकिन जो अवधारणाएं हैं, जो अफवाहें हैं, हमने पढ़ा कि ऐसी चीज नहीं होती है, हमारा विज्ञान कह रहा है कि ये चीज ऐसे नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हमसे कह रही है नहीं ये ऐसे ही होता है, ये, और वो क्या बोल रही है, अगर वो अपना तथ्य ये रख रही है कि हमने तो सुना था, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसी अवधारणाओं पे हमें क्या लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए और हमको छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। अब जब किशोर अवस्था में बच्चे आते हैं और उनके शरीर में जब परिवर्तन होना शुरू होने लग जाते हैं तो इस समय को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां बनाई गई हैं, बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मिथ अथवा असत्य धारणा है जिनका कोई आधार नहीं है। अब अगर इस तरह की जो नीचे अभी मैं बताऊंगी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के यहाँ पे बोली जाती है, कही जाती है, अगर आप कोई भी ऐसी बातों को सुनते हैं तो आपको वहां पर बताना है कि ये सभी क्या हैं, ये सभी असत्य अवधारणाएं हैं, इसमें किसी भी प्रकार से कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि अगर हम पहली अवधारणा की बात करें, पहली ऐसी अफवाह की बात करें जो फैलती है, वो क्या है कि जब ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है। कितनी बेतुकी बात है, कितनी बकवास बात है कि अगर हम साइंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि किसी लड़की के ऋतुस्राव चल रहे हैं, किसी लड़की के क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस टाइम पे चल रही है और उस टाइम पे अगर वो किसी लड़के को देखती है तो वो क्या हो जाएगी, वो गर्भवती हो जाएगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमने अभी से पहले वाला पार्ट क्या पढ़ा था, जंतुओं में जनन, और उसमें हमने बहुत क्लियर वे में जाना था कि जनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। और अगर हम जानते हैं कि जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है तो हम इस असत्य अफवाह को नहीं मानेंगे। ठीक है, और अगर कोई हमसे बोलता भी है तो हम उसके सामने अपने तथ्य रखेंगे कि हम ये पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं होता है।
ओके। दूसरी अफवाह की बात करें तो संतान के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है। दूसरी अफवाह क्या फैलती है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है कि अगर लड़का या लड़की में से कोई पैदा होता है तो अगर उसके घर में उसके लिंग पे कोई भी बहस होती है कि वो लड़का है या लड़की है, इस पे कोई भी बहस होती है तो उसके लिए उत्तरदायी किसे माना जाता है? उसके लिए उत्तरदायी हमेशा माँ को माना जाता है। जबकि हमने जब अपना अभी इस चैप्टर को पढ़ा तो हमने उसमें जाना कि जो लिंग निर्धारण होता है बच्चे का वो किसकी वजह से होता है? वो पिता की वजह से होता है, वो पिता के शुक्राणुओं की वजह से होता है, क्योंकि उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं? दो अलग गुणसूत्र होते हैं और उस गुणसूत्रों की वजह से ही या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी। तो अगर ये जो लिंग का निर्धारण हो रहा है, ये जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये पिता की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो माँ को उत्तरदायी माना जा रहा है ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। ठीक है। तीसरी अवधारणा की बात करते हैं जो गलत है। क्या है? कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ घरों में कुछ जगह पे ऐसा माना जाता है कि जब ऋतुस्राव का समय चल रहा होता है तो उस समय पे लड़कियों को क्या किचन में नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के घरों की मान्यता है, लेकिन ऐसा किसी भी जगह पे प्रूफ नहीं होता है कि उस समय पे हम रसोई घर में या किचन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सब गलत अफवाहें हैं, मिथ्स हैं, गलत अवधारणाएं, असत्य अवधारणाएं हैं। अगर आप कहीं भी ऐसी अवधारणाओं को सुनते हैं तो आपको क्या करना है? इनको मानना नहीं है बल्कि इनको छोड़ देना है। ठीक है, आगे देखिए। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। अब सिर्फ यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 2-3 दिए हुए हैं जो पुराने समय से चले आ रहे थे, लेकिन ये नहीं कि ये 3 ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी अवधारणाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये नहीं मानना है कि ये सारी सत्य हैं। ठीक है, जब तक आपको उस पे आप देखो, आप सुन, मतलब पढ़ो और उस पे अगर आपको ऐसे कोई तथ्य नहीं दिखाई देते, नहीं मानना है, जिसका कोई आधार ही नहीं है जिस बात का, आपको ऐसी चीजों को नहीं मानना है। ठीक है, उसको क्या करना है? उनको छोड़ देना है, उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आगे हमारे पास एक क्रियाकलाप आती है, क्रियाकलाप नंबर 6, जिसमें देखेंगे अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते हैं। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आपको क्या करना है? 2 कॉलम्स बनाने हैं अपनी क्लास के बच्चों के साथ और एक में लिखना है व्यायाम करने वाले। एक में क्या लिखेंगे? व्यायाम ना करने वाले। ठीक है, अब ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार करनी है। यहाँ पे कुछ नाम आएंगे आपके पास, यहाँ पे कुछ नाम आएंगे, फिर आपको उन बच्चों की क्या देखनी है? उन बच्चों के आपको चुस्ती और स्वास्थ्य देखना है कि कितने ज्यादा स्वस्थ हैं, कितने ज्यादा चुस्त हैं, कितने ज्यादा एक्टिव हैं काम को लेकर के। दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा, वो अंतर आपको नोट करना है। साथ ही आपको नियमित व्यायाम पे क्या करना है? नियमित व्यायाम से जो लाभ होते हैं उन पर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है। ये कुछ ऐसे क्रियाकलाप है जो आप कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे क्या होगा? आपके लिए कई सारे आपके जो आंसर्स होते हैं ना वो प्रिपेयर हो जाएंगे। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि नियमित व्यायाम के लाभ पर टिप्पणी कीजिए या एक छोटा सा निबंध लिखिए, ऐसे कुछ करके आ सकता है। तो आप अगर इस तरह के क्रियाकलाप की प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, चलो आगे देखें। आगे क्या आ जाता है हमारे पास? एक और टॉपिक आ जाता है कि नशीली दवाओं जैसे कि जो ड्रग्स होते हैं इनका हमको क्या करना चाहिए? इनका हमें निषेध करना चाहिए, इनको हमेशा ना कहना चाहिए। ठीक है, देखो किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है।
जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अब अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति का शरीर है और मन है, ये दोनों ही रूप से क्या है, बहुत ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि इस समय क्या चल रहा है, बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये वृद्धि का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें। अब इस समय पे क्या होता है, हमारे मन में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, तो हमारे अंदर असुरक्षा की भावनाएं आती हैं, हम बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, भ्रमित भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें हमको महसूस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग्स या फिर नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, जब तक यह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। डॉक्टर्स जो देते हैं हमें, वो भी क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं, जिन्हें हम मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ड्रग्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं जिन्हें हम बिना मतलब के लेते हैं, जो नशीली दवाएं होती हैं, जिनसे क्या होता है, हमको नशा होता है। तो ऐसी चीज़ों को हमें हमेशा ना कहना चाहिए। अगर कोई भी इंसान है हमसे आके बोलता है कि अरे थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो, इससे तुमको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस करोगे, तनाव मुक्त हो जाओगे, सो जाओगे, ऐसा वैसा, दुनिया भर की कितने भी लालच दें, आपको हमेशा क्या कहना है, आपको उस चीज के लिए हमेशा ना कहना है। क्योंकि वो आपको कुछ देर की खुशी तो दे सकता है, कुछ देर के लिए अच्छा तो फील करा सकता है, लेकिन उसका कितना गलत असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, साथ ही साथ आपके मन पे पड़ेगा और आपकी पूरी जिंदगी पे पड़ेगा, ये उस समय आपको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय तो आप में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, आप तो ऑलरेडी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हो, है ना। आप उस टाइम पे स्टेबल माइंड नहीं हो। धीरे 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 जब आप बड़े हो जाओगे, वयस्क हो जाओगे, तब तक में जाकर के आपका माइंड जब स्टेबल होगा, जब आप चीजों को सोचने समझने में बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे, अब आपको सही और गलत दिखना शुरू हो जाएगा। तब तक तो आप गलतियां कर चुके होंगे और आप उसके क्या हो चुके होंगे, एडिक्टेड हो चुके होंगे, आपको लत लग चुकी होगी, आदत लग चुकी होगी, जो कि छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इससे अच्छा ये है ना कि हम उस टाइम पे उस चीज में उलझे ही ना, उसमें पड़े ही ना। जब हमें यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इतने अच्छी तरह से समझाया जा रहा है कि हमको ये नहीं करना है, तो हमको ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई बता नहीं रहा है। आगे देखो ठीक है, ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। ड्रग्स क्या होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं और इनकी क्या लग जाती है, इनकी आदत लग जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है। अब ये चीजें क्या होती हैं, जब लत लग गई, आदत हो गई, तो क्या होगा, हम इन्हें बार बार चाहेंगे कि हमें थोड़ी देर के लिए मिल जाए, थोड़ी देर के, इस तरह की हमको क्या होने लग जाएगी, इच्छा होने लग जाएगी। परंतु कालांतर में ये हानिकारक है, लेकिन जब बाद में आप देखेंगे या लंबे समय तक आप लेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएंगे। ये स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। अब आपकी हेल्थ को तो बर्बाद करेंगे, साथ में जो आपकी नेचुरल हैप्पीनेस है ना, वो आप 2 मिनट की खुशी के लिए ले रहे हो, लेकिन जो आपकी नेचुरल हैप्पीनेस है, पूरे आप क्या अगर 24 घंटे का समय, आप कितने घंटे, आप मान लीजिए आप 14-15 घंटे आप खुश रह सकते हैं, लेकिन आप 2 मिनट की खुशी के लिए, 1 घंटे की खुशी के लिए अपने 14-15 घंटे की जो खुशी है ना, उसे बर्बाद कर बैठोगे। ठीक है, अब देखो, एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। अब एक बीमारी क्या होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये जो होता है, ये किससे होता है, ये होता है HIV वायरस के द्वारा। ठीक है, तो ये फैलता किससे है, HIV वायरस के द्वारा एक बीमारी होती है हमें, जिसे क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। आगे जानेंगे, ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। अब ये वायरस कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक वायरस है। ठीक है, एड्स एक बार हो गया तो क्या है कि इसकी बहुत सालों तक तो भाई इसकी कोई दवाई ही नहीं थी। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है तो वो ठीक नहीं हो सकता था। धीरे धीरे उसकी जो क्या होती है, उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता चला जाता है, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, वो कंटिन्यू बीमार ही रहता है और धीरे धीरे वो क्या होने लग जाता है, उसकी वृद्धि भी नहीं हो पाती अच्छे से और फिर वो उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता था।
तो काफी समय तक एड्स का ना तो कोई वैक्सीन था, कुछ नहीं था। फिर अभी माना जाता है कि अभी कोई वैक्सीन ढूंढा गया है, लेकिन वो कितना ज्यादा कारगर है, किस प्रकार से है, ये चीजें अभी भी क्लियर नहीं है। अभी वो ज्यादातर हॉस्पिटल्स तक, ज्यादातर लोगों तक अभी तक ये चीजें नहीं पहुंची हैं। अभी तक लोग इसके लिए इतने ज्यादा जागरूक नहीं हुए। तो इसके लिए करना क्या है, हमें तो बचाव करके चलना है, ठीक है। दवाई बन गई, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस बचाव करना है कि हमें एड्स होना ही नहीं चाहिए। अब एड्स कैसे होता है, ये अगर कोई व्यक्ति है, कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको पहले से एड्स है और आपको पता भी नहीं चलेगा किस व्यक्ति में एड्स है, ठीक है। अब क्या किया उसने, नशा किया किसी इंजेक्शन के द्वारा, उसकी सीरिंज के द्वारा। अब उसी सेम इंजेक्शन से, सेम सीरिंज से अगर मान लीजिए आपने भी नशा किया, जो आप लोगों को नहीं बोल रही, किसी व्यक्ति ने नशा किया, ठीक है। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो और बहुत ही समझदार बच्चे भी हो, ठीक है। तो यदि एक व्यक्ति ने क्या किया, एक सीरिंज का यूज किया और इसी की सेम सीरिंज का यूज किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया, तो इसको तो एड्स था, इसने अपनी बॉडी में डाला, उसमें कुछ ब्लड भी लगा होगा और वही जो है वो इसने ले लिया, इसने अपने शरीर में डाला तो इसके ब्लड में उसका ब्लड पहुंच गया और इसके शरीर का वायरस इसके शरीर में भी पहुंच गया। अब इसको तो एड्स था ही था, साथ में इसको भी एड्स मिल गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो लोग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मान लो ये व्यक्ति ड्रग्स लेता ही नहीं, सीरिंज लगाता ही नहीं, तो इसको क्या होता, कभी एड्स नहीं होता और ये बच जाता। तो इस तरह से क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम जैसे कि पीड़ित मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने से भी क्या हो सकता है, ये संक्रमण हो सकता है। सिर्फ यही वजह नहीं है, इसकी एक दो वजह और भी देखने को मिलती है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वो जो है वो क्या है, एड्स पीड़ित है, तो भी उसके बच्चे को क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। साथ ही जो लैंगिक संबंध है वो भी बनाने से एड्स जैसे संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। चलो आगे देखो, आगे हमारे पास एक नोट आता है। इस नोट में क्या कह रहे हैं, किशोर द्वारा गर्भधारण, ठीक है। किसके द्वारा? किशोरावस्था में जो गर्भधारण हो जाता है। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु मतलब कि किशोर अवस्था में लड़कियां या माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। लड़कियों की बात करें, जो लड़कियां माँ बन जाती हैं वो शारीरिक रूप से भी क्या नहीं रहती हैं, तैयार नहीं रहती हैं, ठीक है। साथ ही वो मानसिक रूप से भी इस चीज के लिए क्या नहीं रहती हैं, तैयार नहीं होती हैं। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः यह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। अब क्या हो रहा है भाई कि लड़कियों के लिए क्या किया गया है, शादी की एक उम्र तय की गई है। सॉरी, लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि किशोरों के लिए मैं लिख देती हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत लड़के और लड़की दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसमें किसकी बात करें, लड़कों की बात करें, तो लड़कों की कितनी होती है, और अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कों की उम्र होती है कितनी, 21 वर्ष। वहीं लड़कियों की बात करें तो कितनी, 18 वर्ष, ठीक है। तो इनकी क्या एक उम्र को क्या कर दिया गया, बना दिया गया कि भाई 18 वर्ष से छोटी लड़कियां जो होंगी वो विवाह नहीं कर सकती और 21 वर्ष से छोटे लड़के जो होंगे वो विवाह नहीं कर सकते। इसको क्या बना दिया, कानून बना दिया गया, ठीक है। अब क्या है कि लड़कियां जो हैं 18 वर्ष तक पूर्णतः क्या हो जाती हैं, वयस्क हो जाती हैं, ठीक है। हमने जाना है कि लड़कियों में जो किशोरावस्था है वो थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है, लड़कों से 1-2 साल पहले तक होता है, पहले होता है, ठीक है। तो 18 वर्ष की उम्र तक आते आते वो शारीरिक रूप से भी पूर्ण मतलब परिपक्व हो जाती हैं और मानसिक रूप से भी क्या, परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है। तो इनकी जो शादी की विवाह की उम्र है उसे कितना किया गया, 18। लड़कों की बात करें तो लड़कों में किशोरावस्था थोड़ा सा लेट शुरू होता है, ठीक है। तो वो जब है 21 की उम्र तक, 21 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो इसलिए लड़कों में इसकी जो उम्र है वो कितनी रखी गई है, 21 वर्ष। अब इसमें भाई देखो
परिपक्वता वाली बात कहें तो शारीरिक और मानसिक दोनों की बात हो रही है ना। अगर आप कम उम्र में बाल विवाह कर दोगे तो क्या है, उस समय पे तो शारीरिक परिवर्तन की अवस्था चल ही रही है, अभी वो प्रोसेस में है ना, अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो जब वो प्रोसेस में चल रही है, अगर उसी वक्त पे शादी कर दी जाए, ठीक है, या लड़की जो है वो क्या हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो वो खुद को संभालेगी कि बच्चे को संभालेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, साथ ही उसको उस समय पे पोषक तत्व जो है, पोषण जो है, उसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो रही होती है। तो इन सभी चीजों से क्या हो सकता है, इन सभी चीजों की कमी जो हो सकती है, या फिर वो बहुत ज्यादा तनाव में रह सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या करेंगी, ये लड़के या फिर लड़की के स्वास्थ्य पे भी हानिकारक प्रभाव डालेंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो हैं ये नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ भाई लड़कियां ना तो पढ़ लिख पाएंगी, मतलब जिम्मेदारियों में फंस जाएंगी, तो उनके जो व्यवसाय के अवसर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से कहा जाता है, क्या कहा गया है कि इस तरह से बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इनकी जो उम्र है इसी के बाद ही ये क्या कर सकते हैं, ये विवाह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था, इसका ये जो लास्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ पूरा जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में या इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, किसी तरह का भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उम्मीद तो यही है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न, मतलब कि हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ आपको दिए हुए हैं स्क्रीन पर काफी बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी कोर्स आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।